हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और उसमें कुछ बेसिक्स अपन ने पढ़े थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स कहाँ काम आएगी, हम आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले हमने बात क्या करी थी, इकोनॉमिक्स वहीं पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हो। जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वहाँ पर इकोनॉमिक्स का काम नहीं होता है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी बातें अपन ने डिस्कस करी थी। हमने देखा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, जेएम कीन्स। अब ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब है मैक्रो। ठीक है, तो आपसे कभी ऐसे पूछ ले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो वही मॉडर्न वाले जेएम कीन्स ही रहने वाले हैं। ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपन ने कुछ छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं वगैरह वगैरह बात करी थी। फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में बटी हुई है, एक को माइक्रो बोलते हैं और एक को मैक्रो बोलते हैं। पहले अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। अभी कुछ बेसिक्स भी है इसके अंदर, वो डेफिनेशन वगैरह पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे अपन कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये बड़ी बोरिंग सी चीज़ें एंड में पढ़ेंगे अपन। अभी मेन जो कंटेंट है वो होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर। तो अपन उससे स्टार्टिंग करेंगे। लास्ट क्लास में एक बेसिक ओवरव्यू देख चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला है वो अपना। पहले अपन अदर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, बाकी चीज़ों को। तो अभी जो अपन फिलहाल के लिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ये अपना फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। अब डिमांड एंड सप्लाई में अपन क्या करने वाले हैं? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई नाम से पता चल रहा है। डिमांड मतलब किसी चीज को मांगना, जरूरत है हमको। सप्लाई मतलब हम किसी को दे रहे हैं। तो ये चैप्टर के अंदर अपन पहले डिमांड अपना अपने आप में एक चैप्टर मान लो, सप्लाई अपने आप में एक चैप्टर मान लो। तो दो पार्ट के अंदर बांट करके अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। डिमांड सप्लाई चैप्टर अपना बटा हुआ है दो पार्ट में। एक पार्ट वन है डिमांड। अगर ये एक आ गया तो दूसरा आसान है, काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं ये। इस डिमांड सप्लाई चैप्टर में अपन कंज्यूमर के बिहेवियर्स का एनालिसिस करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को कब खरीदता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिस वजह से कोई डिसीजन बदल देता है कि मुझे ये वाली नहीं ये वाली चीज खरीदनी चाहिए। तो ऐसे काफी सारे कंज्यूमर बिहेवियर्स होते हैं, उन सब की स्टडी अपन इस डिमांड वाले टॉपिक में करने वाले हैं। तो अब आप किसी बड़ी कंपनी में एज ए सीएमए बन करके चले गए। अब आपको क्या करा कि कहीं का मैनेजर बना दिया है, लीडर बना दिया है, सीईओ सीएफओ बन गए आप। अब आपको एनालिसिस करना है कि भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर की नीड क्या है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिमांड पता होनी चाहिए चैप्टर। जब आपको डिमांड एनालिसिस करना आता होगा तभी जाकर के आप बता पाओगे कंपनी को कि भाई कंज्यूमर को इस चीज की डिमांड करने वाला है, कंज्यूमर इस चीज की ज्यादा नीड है। तो वहां पर मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टॉप लेवल पर जब आप पहुंचोगे ना तब काम आएगा। जैसे आप नए नए सीए में लगे, आपको लोअर लेवल की पोजीशन दी गई, वहां कोई काम नहीं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, नाम में इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट शुरू से थोड़ी ना दे देते हैं आपको। कंपनी में जब हायर लेवल पर पहुंचते हो तब जाकर के मैनेजरियल स्किल्स आती है, और वहां पर इसका यूज आता है। तो पहले अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिमांड। तो अब सबसे पहले जब अपन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि आखिर डिमांड क्या होती है। डिमांड, तो ये टर्म को पहले समझना बड़ा जरूरी। क्या होती है डिमांड, किसे कहते हैं बताओ? जरूरत है, ठीक है, नीड है, हमको जरूरत है तो वो डिमांड, अगर नॉर्मल शब्दों में बोले तो। बट लेकिन अब हुआ क्या कि कल मेरे मन में आया कि मैं क्या करता हूं, एक प्लेन खरीद लेता हूं। इच्छा है मेरी भाई, तो क्या ये डिमांड है? नहीं, ये डिजायर है, इच्छा है। ठीक है, तो डिजायर जिसको हिंदी में इच्छा बोलते हैं उसमें और डिमांड में फर्क होता है, पहली चीज।
अगर हमारे मन में है कि यार मुझे ये चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिमांड हो गई, वो तो अभी आपके मन में है। आपकी मन में कई बातें हैं कि आज उसको ये बोलूंगा, आज उसको ये बोलूंगा, बोल पाते हो नहीं, वो इच्छाएं रह जाती है। ठीक है, तो वो सब इच्छाएं हैं। लेकिन जब एक्चुअल में जाकर के आप मार्केट में पैसे लेकर के निकल गए कि अब तो मेरे पास में इतने रुपए है कि मैं इस चीज को खरीद सकता हूं, तब वो किस में कन्वर्ट होती है? डिमांड में कन्वर्ट होती है। तो यहां पर दो टर्म को समझना बड़ा जरूरी हो गया। अगर डिमांड को समझना है तो पहले हमको एक वर्ड डिजायर और डिमांड में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये दो वर्ड और निकल के आते हैं। डिजायर एंड डिमांड में क्या डिफरेंस है सर? तो डिजायर क्या है? विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी, बस विलिंगनेस है बस ओनली। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या होता है देखो, ध्यान से समझेंगे अपन। डिजायर को तो हम बोल सकते हैं कि कोई चीज खरीदने की इच्छा है। विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी। लेकिन जब इसी विलिंगनेस में आपके पास में सोर्सेज है इसको खरीदने के, पैसा है आपके पास में, आपको पता है मुझे कब खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, अगर ये सब पता है तो यही क्या बन जाएगी? डिमांड। डिमांड में और इसमें फर्क कितना है देखो, ये बात तो कॉमन है। डिमांड तभी होगी जब डिजायर होगी, पहली चीज देखो। इसमें और इसमें फर्क क्या है? डिमांड में डिजायर, और इसको दूसरे शब्दों में विलिंगनेस बोल सकते हैं। टू बाय अ कमोडिटी, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम। जब ये चीजें और मिल जाए साथ में कि भाई इस प्राइस पे खरीदनी है, इस जगह से खरीदनी है और इस टाइम पर खरीदनी, ये सारी चीजें जब मिलेगी तब जाकर के वो विलिंगनेस या डिजायर कन्वर्ट हो जाएगी किस में? डिमांड में कन्वर्ट। तो यूं बोल, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिजायर पहले होती है और डिमांड बाद में होती है? तो हम यूं भी कह सकते हैं कि डिमांड का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? डिजायर। और किसी चीज की डिजायर कब होगी तुम्हें? जब उसकी नीड होगी। तो मतलब ये हो गया कि अगर हम पूरा फ्लो देखें तो एक के बाद एक कोई चीज कैसे बढ़ती है? पहले तो जनरेट होती है नीड, नीड जनरेट होते ही हमारे मन में आती है उस चीज की डिजायर, और अगर सब कुछ बंदोबस्त हो गया पैसे वगैरह सबका, तो फिर हम क्या करते हैं? उसकी डिमांड करते हैं। तो डिमांड का इनिशियल पॉइंट हो गया कि भाई हमें जरूरत पड़ी, फिर हमारी इच्छा हुई खरीदने की और फिर हमने डिमांड कर दी। तो ये बात आपको क्लियर है? विलिंगनेस में, इसमें इनको नोट भी करना है, साथ में ध्यान रखे। मूवी की तरह देखना नहीं है कि हाँ सर अच्छी है मूवी, बढ़िया चल रहा है, ये ऐसे नहीं करना है अपन को। नोट्स अपने पास है, ठीक है, फॉर रेफरेंस है ओनली, नोट्स ओनली फॉर रेफरेंस, बाकी अपन को लिखना है जितना हो सके। जब नोट्स में जाना होगा मैं आपको खुद बताऊंगा कि अब अपन को नोट्स में चलना है। तो इसको फटाफट से लिख लो बेटा, शुरुआत से लिखना जहां से शुरू हुआ है। डिमांड सप्लाई से बोल सकते हो आप इसे।
अब लिख रहे हो? चले आगे। अब देखिए एक और बात यहां पर जानना जरूरी हो जाता है। क्या है देखिए, हमने ये देखा सर, हम डिमांड से पहले डिजायर होती है, डिजायर से पहले नीड होती है, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि ये एक व्यक्ति है छोटू, छोटू इज हंग्री, भूख लग रही है उसको भाई। अगर छोटू को भूख लग रही है तो मतलब छोटू को नीड जनरेट हुई है, नीड जनरेट हो गई ना कि भाई भूख लग रही है तो अब क्या करेगा, कुछ खाना है इसको। तो अब जैसे ही नीड जनरेट हुई तो इसके मन में सोचा कि अब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो अब इसको लगा कि यार पिज्जा खाएंगे आज, तो पिज्जा खाएंगे। यहां पर नीड जनरेट हुई, यहां पर इस चीज की क्या आ गई, डिजायर आ गई। और फिर छोटू गया डोमिनोज में और बोला भैया एक पिज्जा दे दो। कौन सा पिज्जा ले, थोड़ा महंगा ले लेते, कौन सा ले, फार्म हाउस लेते हैं। देखो फार्म हाउस अच्छा आता है, देखो पिज्जा फार्म हाउस विथ चीज बस्ट। छोटू को आज खूब पैसे मिल गए थे तो सोचा आज उड़ाएंगे, तो इसने क्या करा, ये पिज्जा ले लिया। यहां पर इसने क्या करी, डिमांड करी। भाई वो जब खरीदने ही चला गया, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम, सारी बातें पूरी हो गई। मतलब वहां पर छोटू क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन अब छोटू को ज्यादा ही भूखा है आज, तो हुआ क्या कि छोटू ने डोमिनोज में जाकर के प्राइस पूछी, तो अलग अलग प्राइजेस उसके मन में थी। बोला ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। छोटू मन में सोचता है कि अगर 100 रुपए प्राइस होगी तो आज तो 4 पिज्जा खा लूंगा, ठीक है। फिर बोलता है लेकिन 150 हुई तो यार 3 ही खाएंगे, और 200 हुई तो 2 ही खाएंगे, और 250 हुई तो 1 ही खाएंगे। मतलब अलग अलग प्राइस पर छोटू अलग अलग पिज्जा खरीदेगा, अपने मन में ये इच्छा लेकर के चल रहा है। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता होगा, आप कोई चीज लेने गए, सस्ती लग रही है तो ज्यादा ले लेते हो, महंगी लग रही है तो कम ले लेते हो। वही छोटू के साथ में हुआ। छोटू बोलता है देखो यार प्राइस इस हिसाब से ये लूंगा। ये जो चीज है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर, छोटू ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज सोच रहा है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। भाई डिमांड करेगा, और कितनी यूनिट्स की डिमांड करेगा। जब उसने बोल दिया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, क्वांटिटी डिमांडेड। इट मींस स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, it means specific quantity of a product which is a consumer is ready to
buy at a particular price and at a particular time. इसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जो क्वांटिटी हम खरीदने की इच्छा रख रहे हैं उसको बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहीं पर एक और बात निकल करके आती है। अभी ये जो भी डिमांड कर रहा है ये कौन कर रहा है? छोटू। छोटू क्या है? अकेला है, ठीक है। अब हुआ क्या कि कल को छोटू की सेटिंग हो गई चुटकी के साथ, ठीक है। छोटू और चुटकी दोनों जाते हैं साथ में, इनके दो चार दोस्तों को भी ले जाते हैं, ठीक है। ढोलू और भोलू। जब छोटू अकेला डिमांड करता है, अकेला ही अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड करता है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड तो है, डिमांड में भी कौन सी है? इंडिविजुअल। जैसे मान लो आप में से मैं किसी एक व्यक्ति को बुलाऊं और बोलूं तुम्हारी डिमांड क्या है, वो बोलेगा अलग अलग प्राइस पे मेरी इतनी इतनी डिमांड, तो वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब मैं आप सब लोगों से पूछूं तो वो डिमांड कौन सी होती है? मार्केट डिमांड। जब मैं इन सब लोगों की डिमांड की बात एक साथ करूंगा तो वो क्या है? मार्केट डिमांड। और सिर्फ स्पेसिफिकली छोटू की बात करूंगा तो वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिमांड दो टाइप की होती है? एक क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड। एक क्या होती है? मार्केट डिमांड। तो लिखिए अपना अगला पॉइंट यही, डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स। डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के बारे में लिखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स, individual demand means willingness to buy a commodity by a consumer, by individual consumer लिख लेना, by an individual consumer at different price level, by an individual consumer at different price levels. Second, market demand. मार्केट डिमांड के बारे में लिखिएगा। इंडिविजुअल में अकेले की डिमांड, मार्केट में सब लोगों की डिमांड का एक साथ कर दो, लिखिए। मार्केट डिमांड मीन्स total of the demands by individual consumers, total of the demands by individual consumers at different price levels, at different price levels. तो देखिए अभी तक अपना प्रोसेस कैसे फ्लो हुआ। सबसे पहले तो आती है नीड, फिर आती है डिजायर, फिर उसके बाद में होती है डिमांड, फिर डिमांड भी होती है
दो टाइप की, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। ये हम जान चुके हैं अभी तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब होता क्या है कि एक टॉपिक और आता है इसमें, इसी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये भी छोटे छोटे, ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें। ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये इसी टाइप का कुछ है। लेकिन इससे पहले अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूं जो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उस अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कोई ज्यादा नई चीज नहीं है, आप लोग नॉर्मल लाइफ में इसे फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? बोले डिमांड का रूल, डिमांड कैसे की जाती है। आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी बात करो, कोई चीज सस्ती मिल रही है तो ज्यादा खरीदते हो कम खरीदते हो? ज्यादा खरीदते हो। कोई चीज महंगी मिल रही है तो कम खरीदते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड है। देखो कितना सिंपल सा है। हम हमारी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, वही चीज है। लेकिन अब कई बार ऐसा हो जाए, भाई कोई चीज महंगी होती है तो क्या करते हो? कम खरीदते हो, ठीक है, और सस्ती होती है तो ज्यादा खरीदते हो। अब यहीं पर मान लो अंशुल की शादी हो रही है और उसमें हमको राइस बनवाने, राइस 500 रुपए किलो हो गए, फिर भी बोला मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाऊंगा, ठीक है। ये शादी भी तोड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है इस आदमी का। चलो वो छोड़ो, लेकिन अब लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर चाहे महंगी हो गई तो भी तुम खरीद के लाओगे। वो एक्सेप्शनल चीजें हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है ना, तो ऐसे एक्सेप्शनल लोगों को पहले साइड कर दिया जाता है। कैसे? लॉ ऑफ डिमांड शुरू ही होता है व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी चीजों को करो साइड में, ओनली किस पर बात करो? प्राइस पर। तो लॉ ऑफ डिमांड पूरे तरीके से किस पर फोकस्ड है? प्राइस पर। प्राइस का रिलेशन बताता है कि आप क्या क्वांटिटी डिमांड करते हो उसके साथ। सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती है? कम। और जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड हमारी बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी चीजों को साइड में रखो। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, कुछ रीजन हो सकते हैं, हाँ। तो वो भी रीजंस आएंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे उनको, एक्सेप्शंस वगैरह में आते हैं। लेकिन अभी डिमांड का रूल यही कहता है। तो आइए इसके बारे में लिखते। बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का पूरी चीजें इसी पर डिपेंड करती है हमारी। तो मैं लॉ ऑफ डिमांड को कह सकता हूं व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब यह है इसका कि हम दुनिया को बुला के तेरे हो चुके हैं। मतलब बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है, बस हमें तो जो तुम बोल रहे हो प्राइस उसी से मतलब। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट को टेक्निकली कहा जाता है सेटेरिस परिबस। यहां से एमसीक्यू बन सकता है। ये जो लाइन है, तुम्हारा घर पे नाम क्या है? हाँ, ये चीनू है, ठीक है, और ये गर्वित है। समझ गए? ठीक है, मतलब सेटेरिस परिबस क्या है? इसी का टेक्निकल नेम है भाई, लेटिन नेम है। तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट को हम सेटेरिस परिबस भी बोलते हैं। तो आपका एग्जाम में एमसीक्यू बनेगा कि सेटेरिस परिबस का मतलब क्या होता है। फिर आपको ऑप्शन देगा अदर थिंग्स नॉट कांस्टेंट, अदर थिंग कांस्टेंट, ओनली अदर थिंग, या बीइंग कांस्टेंट। अब आपको उसमें से सही बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये यहां से शुरू होता है व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी increases, then its demand decreases,
whereas when price of a commodity decreases, its demand increases। बड़ा सिंपल है। इस बात से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे दो लोगों में बनती नहीं है ना कि वो राइट जाएगा तो वो लेफ्ट जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। इसी तरीके से यहाँ है, प्राइस में और डिमांड में बन नहीं रही, दोनों इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। तो हम एक और बात यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है। अब यहां पर एक और चीज समझते हैं। देखो, ये जो थियोरेटिकल चीज पड़ी, अब इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि डायग्राम बनते हैं बड़े। डायग्राम को बोलते हैं कर्व। यहां पर जो डायग्राम्स अपन बनाएंगे इकोनॉमिक्स में उनको कर्व्स बोलते हैं। तो ये जो बात पढ़ी है अपन ने, अगर इसी को मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं, ये जो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ा मैंने, जब मैं इसी को डायग्राम में डाल दूं, कर्व में डाल दूं, तो वो बन जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, तो जब मैं इसी चीज को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोल देंगे। भाई देखो क्या होता है डिमांड कर्व। ये आप 11th-12th में भी ऐसे बनाते होंगे। ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पर अपन क्या ले सकते हैं? ओ एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम डिमांड, और इधर ले ली मैंने प्राइस। अब यहां पर देखो, लेट सपोज के जब यहां पर प्राइस है तो क्या होगा? जब प्राइस यहां पर होगी तो मेरी डिमांड ये रही। देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ेगी मेरी डिमांड देखो यहां आ गई, कम हो गई, और प्राइस बढ़ेगी और डिमांड क्या हो गई? कम। तो आप ये देखो कि इनको नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हमने नाम दिया P1, इसको दिया D1, इसका नाम P2, तो इसका नाम D2, P3 एंड D3। तो देखो अलग अलग प्राइजेस पर, P1 पर डिमांड है D1, देखो डिमांड कितनी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही P2 ऊपर गई प्राइस तो डिमांड देखो कितनी यहां से घट के यहां आ गई, फिर इधर देखो यहां से घट के यहां। और अब इन्हीं पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसा ले लिया, अगर अपन इसको यहां तक भी छोड़ दे, मतलब ये ना जोड़े तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स है देखो ये रहे, ये इस पर जाकर के मिल जाते हैं। अब यहां से डिमांड कर्व, अगर आप इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व अगर आप देखो तो ऊपर से लेकर के कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। जब कोई चीज इकोनॉमिक्स में ऊपर से नीचे आती है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
अब डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कैसे है, इधर से इधर आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे नहीं होता, ये देखो ये भी डाउनवर्ड है लेकिन ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, गलत हो जाएगा। तो हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। अपना अगला टॉपिक डालिए, इसी में अगला डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लिखिए उसके अंदर, फिर डायग्राम बना लेना, और अगर बना लिया है तो उसके नीचे लिख लेना। व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन when relationship between price of a commodity and its demand, when relationship between price of a commodity and its demand is shown in diagrammatic form, is shown in diagrammatic form या फिर curve form, then it is known as demand curve। diagrammatic form oblique curve form, इसको कर्व बोलते हैं, ये जो डायग्राम बनाया है इसको। then it is known as demand curve, then it is known as demand curve। नेक्स्ट लाइन से, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए अपन कैसे कैसे आगे बन रहे हैं, पहले नीड हुई, फिर डिजायर हुई, फिर डिमांड हुई, ठीक है। डिमांड भी दो टाइप की बनी, इंडिविजुअल और मार्केट। और फिर हमने इसी डिमांड का एक रूल पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है तो कम होती है, कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। फिर इसी चीज को हमने डायग्रामेटिकली दिखा दिया, तो ये क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया। अब जैसे डिमांड दो तरीके की पढ़ी अपन ने, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, वैसे डिमांड कर्व भी दो टाइप के होते हैं। जब मैं किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड दिखाऊंगा तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और सबकी डिमांड, हम चाहे छोटू की, चुटकी की, ढोलू की, बोलू की, सबकी डिमांड एक से अलग अलग दिखा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल है। और सबकी एक साथ मिला करके दिखा रहे हैं तो वो क्या है, मार्केट डिमांड कर्व। तो क्या हम ऐसा कह दे कि डिमांड कर्व दो टाइप के होते हैं, पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड इज मार्केट डिमांड कर्व। व्हेन डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल इज शोन इन कर्व या डायग्रामेटिक फॉर्म, दैट इज नॉन एज इंडिविजुअल। लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड भी होती है। और वहीं सभी की डिमांड को एक साथ मिला करके बताते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाए। तो अपना अगला टॉपिक आ गया इसी में, डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। इसमें लिखिएगा, डिमांड कर्व इज ऑफ, डिमांड कर्व इज ऑफ टू टाइप्स। डिमांड कर्व दो प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड मार्केट डिमांड कर्व। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड मार्केट डिमांड। फर्स्ट वाले के बारे में पढ़ते हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये देख चुके हैं, इंडिविजुअल ही तो है, लिख लीजिए डायरेक्टली इसके बारे में। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में लिखिए, व्हेन डिमांड ऑफ ए सिंगल बायर
when demand of a single buyer at different prices is shown in curve, is shown in curve, is shown in curve, then such demand curve is known as individual demand curve. Then such demand curve is known as individual demand curve. अब मार्केट वाले में क्या आएगा, जहां इंडिविजुअल बायर था वहां ऑल बायर्स आ जाएगा बस, बाकी सेम टू सेम कॉपी कर दो, सेम कॉपी कर दो, इंडिविजुअल को रिप्लेस कर दो ऑल से बस. When demand of all buyers at different prices is shown in curve, then it is known as market demand curve. आप लोग ट्वेल्थ ऑनलाइन वाले हो ऑफलाइन वाले हो? ट्वेल्थ क्लास वाले, अच्छा मिक्स्ड हो, ठीक है, हाइब्रिड वर्जन. इंडिविजुअल को बस ऑल लिख दो इंडिविजुअल की जगह, बाकी पूरा कॉपी कर दो. When demand of all buyers at different prices is shown in curve, it known as market demand. तो अभी देखो डिमांड भी दो टाइप की आई, इंडिविजुअल एंड मार्केट. फिर उसमें कर्व आ गए. फिर अब इसमें एक आएगा शेड्यूल, टेबल. इसको जब टेबुलर फॉर्म में बताएंगे एक जने की को, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. सबकी एक साथ बताएंगे तो उसको बोल देंगे मार्केट डिमांड. लेकिन वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे. ज़्यादा जोर आपको दिमाग पे डालना नहीं है, बस जो क्लास में पढ़े वही पढ़ना है बस आपको. बाकी सब्जेक्ट में और भी पढ़ना है भाई तुमको, बस इसमें नहीं पढ़ना. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.